मेरा जो शेड्यूल था वो मेरा 12 आवर्स का था। हाँ, उसमें से 12 में से मैं कोशिश करता कि 10 प्लस में निकालूं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रूटीन पर फोकस करता था, पूरा डिसिप्लिन के साथ कि मेरे को ये जो 10 घंटे ये अपने जेन्युइन और ऑनेस्टली कंप्लीट करने हैं। अगर मैं नहीं करता था तो मैं बिल्कुल सोता नहीं था। मैं चले कि पूरे साल आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है और लास्ट डे कुछ बीमार हो गया, एक्सेस प्रेशर आपने ले लिया, उस वजह से पेपर खराब हो गया। क्योंकि उसी को हम सर ये कहते हैं शायद दिन अच्छा नहीं था। जैसे मेरे को डेली एक्सरसाइज में थोड़ा उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव था मेरा, लेकिन इस बार उसमें 1 ही 2 सीट थी सिर्फ, तो मैं सर रिस्क ही नहीं ले सकता था। मेरे हिसाब से जो एसएससी कोर है उसमें नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एसएससी का बिल्कुल कोर सर के पास है। और एसएससी कोई भी अपडेट है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ किसी भी रिगार्डिंग हो, तो ये बिल्कुल जेन्युइन चैनल है और 100% आप इस पर रिलाई कर सकते हो। मैंने प्रीवियस ईयर बहुत बार किया था, एमबी की बुक मैंने 3 से 4 बार लगाई है, बल्कि हर साल नया एडिशन आता था तो मैं उसको 3-4 बार दोबारा लगा लेता था। मेरी जो एमए मिली है, मैं तो यही कहता हूँ कि जीके की वजह से ही मिली है, क्योंकि अब जो पैटर्न है मेंस में जीके आने के बाद यही है, सिलेक्शन तो आपको मिल जाएगा बाकी तीनों सब्जेक्ट से, बट अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए उसमें आप जीके में बिल्कुल अराउंड 150 मार्क्स सिर्फ मेंस के दिए हैं। मैंने इतने मार्क्स दे दिए थे कि ऑलमोस्ट सारी साइट जो है मैं वो यूज़ कर चुका था। अगर आप 1 हफ्ता पूरा अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके बाद 2 दिन भी स्किप कर रहे हो, तो वहीं ये लगा लीजिए आपके 2-3 मार्क्स आप कम कर चुके हो अपने। हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज हमारे साथ है अंकुश, और अंकुश ने ऑल इंडिया रैंक 58 लाकर एमए की पोस्ट ली है, और इनकी स्ट्रेटजी डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में, सब्जेक्ट वाइज भी, और इनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही है। तो आई वेलकम अंकुश। थैंक यू सर, और एसएससी कोर पे बुलाने के लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू आपको। ये भी अंकुश, आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले। मैं सर बहादुरगढ़ से हूँ और दिल्ली एनसीआर से ही आता हूँ, और मैंने इंजीनियरिंग की है एसआरएम यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर से ही। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद एसएससी की तैयारी स्टार्ट करी सीजीएल की। एक फ्रेंड ने मेरे को सीजीएल के बारे में बताया और उससे ही मेरी जर्नी एसएससी सीजीएल की स्टार्ट हो गई थी 2020 के स्टार्टिंग से ही। अच्छा, तो आपका ये जो अटेम्प्ट था वो कौन सा अटेम्प्ट था जिससे आपने ऑल इंडिया रैंक 58 सिक्योर करी? ये सर मेरा 4th अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2019 दिया था, लेकिन वो प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ही दिया था मैंने, तो उस टाइम मेरी तैयारी अच्छे से हुई नहीं थी। मैं सिलेबस करते करते मैंने ये सोच के एग्ज़ाम दिया था कि मेरे को पता चले मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मेरी प्रिपरेशन जो है ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। तो इस वजह से मैंने 2019 का अपना सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ तीनों एग्ज़ाम दिए थे मैंने, क्योंकि सिलेबस तीनों में सेम ही है। तो मैंने ट्राई किया था कि अगर वहाँ से कुछ बैकअप बन सके तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन मैं तीनों ही एग्ज़ाम में 2-4 मार्क्स से रह गया। उसके बाद फिर मैंने फोकस किया अपना सीजीएल 20 के लिए, जो कि मेरा मेन और जिसको मैं जेन्युइन फर्स्ट अटेम्प्ट मानता हूँ अपना, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो गाइज, सीजीएल 20 में अंकुश ने जो इनका अटेम्प्ट था उसमें प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट ली, जो कि एक काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो उसमें आपकी रैंक कितनी थी और क्या उसमें रहा आपका? मेरी AIR 2020 में 836 आई थी और मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर मुंबई मिला। तो उसके बाद इन्होंने दोबारा अटेम्प्ट दिया 2021 में भी, उसमें भी शायद आपको एक पोस्ट मिली। हाँ, उसमें मेरी AA मुझे पोस्ट मिली थी। वैसे तो मुझे स्टार्टिंग से दिल्ली चाहिए था, तो उसी रीज़न की वजह से मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया था, वरना सीट मेरे को भी लग रहा था कि सीट ख़राब होगी। लेकिन जब तक मेरे को अगर अपनी होम पोस्टिंग नहीं मिल रही तो मुझे लगा कि मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा फ्यूचर डिपेंड है इस चीज़ पर, क्योंकि जॉब जो है लाइफ टाइम करनी है, ये तो है नहीं 1-2 साल करनी है। तो मेरे को स्टार्टिंग से ही दिल्ली चाहिए था, लेकिन क्योंकि 2019, 20 और 21 वाले जो अटैम्प्ट्स थे वहाँ पर टियर 3 में बहुत एसएससी जो है चेकिंग बाग काफ़ी एब्रप्ट कर रहा था और काफ़ी लो स्कोर आ रहा था। मेरा मेंस तक काफ़ी अच्छा स्कोर था, उसके बावजूद डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स की वजह से रैंक बहुत ख़राब हो रही थी। तो मैंने 21 वाला अटैम्प्ट दोबारा दिया, उसमें मुझे AA मिला, AIR मेरी 95 आई थी और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में मेरी रैंक 61 थी। तो गाइज, इन्होंने एक गजेटेड पोस्ट भी ली AA की, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो आप में से बहुत सबका सपना होगा। पर क्योंकि इनकी लोकेशन इन्हें नहीं मिल रही थी, इन्होंने एक अटेम्प्ट और दिया, और इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड आई गेस कि। हाँ सर, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था ये। इस बार मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मेरे को ME तक तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो बल्कि वही बात है, क्योंकि लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग से ME से लेकर आप भरते आइए, जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी। तो जैसे ME मैं 2020 में भी, 21 में भी स्टार्टिंग में भर के ही आया था, बट वो तो बिल्कुल सपना भी नहीं था। मेरे को तो लगता था कि CSS वगैरह मिल जाए, वही मोर देन इनफ है। तो गाइज, आप जो भी तैयारी कर रहे हो, एक चीज़ याद रखो कि रैंक अपने आप आती है अगर आपकी कंसिस्टेंसी है। हाँ सर, बिल्कुल कंसिस्टेंसी तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए इसमें सीजीएल में। अगर आप 1 हफ्ता पूरा अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके बाद 2 दिन भी स्किप कर रहे हो, तो वहीं ये लगा लीजिए आपके 2-3 मार्क्स आप कम कर चुके हो अपने। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो रैंक 850 से 550 और उसके बाद सीधा 58 2 डिजिट के अंदर।
तो जो ये सारी स्ट्रेटजी रही है वो सब्जेक्ट वाइज अंकुश से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चाहे 2 क्रॉस पर देखें, ताकि आपको सब कुछ समझ आए। अंकुश ने जो जीके है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, वो इनका स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है। प्रीलिम्स में अंकुश ने 41 मैंने स्कोर किया था 2020 के टाइम पर, और मेरा CHSL में भी काफ़ी 38 के अराउंड स्कोर था। CHSL 2020 में भी मेरी AIR 189 आई थी, वहाँ भी मेरा जीके का होल्ड अच्छा था। और इस बार भी मेरे 50 मार्क्स आए हैं जीके में 2022 CGL में भी, मेंस में। तो गाइस जीके में अंकुश ने जो करा वो अब इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग ही जीके से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लग रहा है जीके में लैग कर रहे हैं। और आपने शायद जब पहला अटेम्प्ट दिया था 2019 वाला, हाँ जी 19 वाला, जो आपने ऐसे ही दिया होगा, तो हाँ उसमें वो जीके वैसे ही में दिया था मैंने। आपने तब स्ट्रेटजी या पढ़ाई नहीं चालू की होगी? नहीं, जीके पे उस टाइम मेरा मेन फोकस था, क्योंकि मैथ्स सब भी उस टाइम मैथ्स बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट थी 2019-20 वाले टाइम पर। तो मैं मेन फोकस मैथ पर ही था, मैं मोस्ट ऑफ द डे अपना मैथ्स पर ही निकालता था। जीके उस टाइम तो ये था बस मैं लूसेंट पढ़ लेता हूँ, उसी से जो होगा वो हो जाएगा। तो उस टाइम तो इतना ही सोचा था, लेकिन तब धीरे धीरे पता चला कि अगर आपको रैंक अच्छी चाहिए तो जीके में भी प्री में अच्छा स्कोर चाहिएगा। तो मैंने 2020 के टाइम से अच्छी स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, और बिल्कुल एक एक करके हर सेक्शन को जीके के अच्छे से एनालाइज किया कि कैसा जो SSC एग्ज़ाम पैटर्न दे रहा है, स्टैटिक पर कितना उसका इफेक्ट है, करंट अफेयर कितनी डाल रहा है, और जो थ्योरी है वो कितनी आ रही है। तो मैंने सारा एनालाइज किया, उसके बाद अपनी एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, और उसी को मैंने कंसिस्टेंटली पिछले 2 साल से लगातार फॉलो किया, और मेरा जीके का हमेशा स्कोर अच्छा ही रहा है फिर। तो गाइज अब हम जानते हैं अंकुश से कि जीके में डिटेल में बताइए, क्योंकि बच्चों को बहुत इशू है जीके के अंदर। बुक कौन सी यूज़ करी, यूट्यूब से पढ़ा तो कहाँ से पढ़ा, सेल्फ नोट्स बनाए तो कैसे बनाए, डेली आपने क्या किया मतलब जीके को लेके? जीके के लिए मैंने जो है स्टार्टिंग पहले अपना बेस बनाया लूसेंट से, क्योंकि बेस के लिए शायद वही बुक बेस्ट है, क्योंकि छोटी सी बुक है। और लूसेंट से मैंने स्टार्ट किया, 3-4 बार मैंने उसको धीरे धीरे रीड करना स्टार्ट किया। जैसे ही थोड़ी मेरी पेस स्टार्ट होगी जीके में, उसके बाद मैंने उसमें से अपने जो है हाईलाइट करके नोट्स निकालने स्टार्ट कर दिए। जब 4-5 बार मैं वो नोट्स भी रिवाइज कर चुका था, तब मेरे को पता था कि अब मैं थोड़ा सा स्टेप अप कर सकता हूँ अपनी थ्योरी पार्ट में। जो भी हमारी हिस्ट्री है, जो सब्जेक्ट्स जितने भी जीके में, चाहे वो हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई, पॉलिटी हुई, सब में आपको हर सब्जेक्ट को अच्छे से करना होगा। ये नहीं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे 2022 में हमने देखा कि केमिस्ट्री के बहुत क्वेश्चंस आ गए थे। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वहाँ ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि वहाँ का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो आपको पूरा थ्योरी के लिए कंप्लीट सारे सब्जेक्ट जो छोटे छोटे सेक्शंस है, सभी को अच्छे से आपको पूरा करना ही पड़ेगा। उसके लिए मैंने पहले लूसेंट की, उसके बाद लूसेंट हो जाने के बाद स्टैटिक और जो करंट अफेयर है, मैंने वो सेक्शन हमेशा से अलग रखे थे अपने, उसको मैं नॉर्मल जीके में इंक्लूड कभी नहीं करता था। जीके स्टैटिक के लिए मैंने जो है डॉक्टर गौरव गर्ग का जो स्टडी IQ पे कोर्स है, वो मैंने अच्छे से किया था। उसके मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए अच्छे से, जिनको मैं डेली बिल्कुल हर रोज़ आधा घंटा सुबह सुबह फ्रेश माइंड में मैं उनको रिवाइज़ करता था। उससे मेरी स्टैटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। स्टैटिक में मेरा शायद ही कभी कोई नंबर कटाए, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। और करंट अफेयर का भी मैंने डॉक्टर गौरव गर्ग से ही किया था, स्टडी IQ से। उनके डेली जो है डेली करंट अफेयर वीडियोस आती थी, वो की मैंने। और जो मैंने उसके बाद मंथली जो उनकी आती है, जो मंथली करंट अफेयर आती है, उस पर फोकस किया। डेली आधा घंटा मैं करंट अफेयर को देता था फिक्स, और आधा घंटा मेरा स्टैटिक का, ये 1 घंटा मेरा अलग होता था। और उसके अलावा मैं 1.5 से 2 घंटा अपना थ्योरी के लिए देता था। पहले मैंने लूसेंट की, उसके बाद मैंने किरण की 1 लाइनर एक जीके की बुक आती है, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा एडवांस है लूसेंट से। उसके बाद मैंने उस पर फोकस किया, और फिर मैंने कंसिस्टेंटली इन तीनों चीज़ों को फॉलो किया, अपनी थ्योरी डेली, उसके बाद स्टैटिक, और उसके बाद करंट अफेयर। तो इसी तरह मैंने अपने जीके पर काम किया। और जीके की थ्योरी में भी मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग एक वे अपनाया था। उसमें मैंने क्या किया था, मैं 1.5 घंटा अगर पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कि 1.5 घंटा एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। मैंने 3-4 सेक्शन बांटे 20-20 मिनट के, और उस तरह मैंने अपना सिलेबस अच्छे से कवर किया था, ताकि जब भी मैं एक पूरा सिलेबस कवर अप करूँ, ये नहीं कि मैं दूसरा सब्जेक्ट बिल्कुल ही भूल गया। क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है बच्चों के साथ, वो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और तब तक एंड होता है वो स्टार्टिंग का बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मैंने वो गलती नहीं करी, मैंने 3-4 सेक्शन एक साथ लेके चला और उनको रिवाइज करता रहा। तो इस तरह से मेरी बुक भी जल्दी कंप्लीट हुई, और जो है मैं कभी रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली हो रही थी साथ साथ। तो ये मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, और ये मेरे को काफ़ी खुद भी मतलब इस पे देखा मैंने रिजल्ट की, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि आप 4-5 सेक्शन को एक साथ उठाइए, 15-15 20-20 मिनट के स्लॉट बांटिए डेली, और आप डेली अगर 2-3 पेज भी पढ़ रहे हैं, वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि उससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। उसमें ये नहीं होगा कि आप कवर अप करते चल रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, वो इशू आपको नहीं होगा, जो 99% स्टूडेंट्स के साथ जीके में खासकर होता है। तो मैंने इस तरह अपनी जीके स्ट्रॉन्ग करी थी। मतलब रिवीजन भी साथ साथ होती जाएगी,
हाँ सर। और जैसा कोई एक मेथड है पोमग्रेनेट, किसी लड़के ने पिछली में बोला था, मैं भूल गया एग्जैक्ट नाम, कमेंट कर देना। तो वो यही चीज़ है उसमें भी कि जो आपने पिछले दिन पढ़ा है वो आपको नेक्स्ट डे उसे रिवाइज करना है। हाँ, क्योंकि वो एक चेन बन जाती है। हाँ। अगर आप 2 पेज हिस्ट्री के पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट डे दोबारा 2 पेज हिस्ट्री के पढ़ रहे हो। तो जो बड़े सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनको फिक्स रखता था मैं। और जो 2-3 मेरे अलग स्लॉट होते थे वो जैसे वेरी करते थे कि आज फिजिक्स कर रहा हूँ, कल केमिस्ट्री, लेकिन परसों दोबारा फिजिक्स आ जाती थी। तो वो हर दूसरे दिन में रिपीटेशन मेरी रहती सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट से जो है टच बना रहता था। इस वजह से उस पर होल्ड अच्छा रहता है आपका। तो मतलब जीके का ओवरऑल आपको मिल गया है। स्टैटिक का बता दिया अंकुश ने, करंट अफेयर्स बता दी कहाँ से की थी, उसके बाद आप नोट्स बनाते रहते थे। हाँ, मैंने करंट अफेयर में भी जो बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके मैं नोट्स बना लेता था। और मेन है स्टैटिक का। स्टैटिक की मैंने अपनी एक बहुत अच्छी कॉपी बनाई थी, और उसमें मैंने बिल्कुल स्टैटिक अपने कम से कम 40 से 45 टॉपिक्स हैं, जैसे आपके वाटरफॉल्स हुए, लेक्स हुए, इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं, ये सब मैंने अपने बहुत अच्छी एक कॉपी बनाई, और उसको मैं डेली आधा घंटा हर रोज़ रिवाइज़ करता था। तो वो कॉपी बच्चों के साथ भी शेयर कर देना, स्कैन बिल्कुल नोट। सर, मैं बिल्कुल शेयर करूँगा। तो गाइज आपको मिल जाएगी वो टेलीग्राम एसएससी कोर 123 पर, जो अंकुश के स्टैटिक वाले नोट्स हैं। अब मेरे हिसाब से जीके का इससे बेस्ट स्ट्रेटजी अंकुश ने जो बताई है वो नहीं होगी। हाँ जी सर, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रही है, और मार्क्स भी मेरे 40 प्लस आए हैं प्री में, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और इस बार भी काफ़ी अच्छा स्कोर, बल्कि मेरी जो एमईए मिली है, मैं तो यही कहता हूँ कि जीके की वजह से ही मिली है। क्योंकि अब जो पैटर्न है मेंस में जीके आने के बाद यही है, सिलेक्शन तो आपको मिल जाएगा बाकी तीनों सब्जेक्ट से, बट अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए उसमें आप जीके में बिल्कुल भी डाउन नहीं हो सकते। अब आपको जीके पर भी पूरा जो है जोर देना पड़ेगा, और उसमें अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपको टॉप 100 या 200 रैंकिंग मिलेगी। तो अगर हम जीके के बाद जो सेकंड वेटेज जिसकी बात करें सब्जेक्ट जहाँ पर बच्चे लैग करते हैं, मेरे हिसाब से रीजनिंग या मैथ्स में से अगर देखें तो वो कौन सा रहा आपका, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स? मेरे हिसाब से मैथ्स जो है उसमें क्या है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब एसएससी काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रहा है, तो लोगों को ये लग रहा है कि अभी हम कम एफर्ट करें मैथ्स पर, और जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर्स कर ले, कॉन्सेप्ट पर वो ध्यान नहीं दे रहे। और ये कभी भी चेंज हो सकता है एसएससी का पैटर्न। जैसे 2017 में एग्जाम एकदम से बदल गया था पैटर्न, और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। ऐसा हो सकता है 2023 में हो जाए। तो मैथ्स भी आपको पूरा थोरोली ही करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि 21-22 में इजी पेपर आ रहा है तो आगे भी इजी ही आएगा। तो मेरे हिसाब से जीके के बाद जो मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आप सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको थोरोली सिलेबस कवर अप करना पड़ेगा। तो गाइज अगर आपके पास टाइम है तभी ये करना कि आप थोरोली, वरना अगर कम टाइम है तो प्रीवियस ईयर ही आप करके हाँ जी, जाएं। अगर सर अभी जैसे नया कोई स्टार्ट कर रहा है, अभी कोई 2024 के लिए कर रहा है, तो उसके पास सफिशिएंट टाइम है। तो कॉन्सेप्ट अभी अगर 2023 की वो प्रिपरेशन कर रहा है तो उस टाइम तो प्रीवियस ईयर्स इनफ है, क्योंकि मैक्सिमम चांस है 90% की एसएससी इजी ही दे रहा है। टाइम में भी आपको इशू नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। और रीजनिंग की बात करें तो कई मतलब स्पेसिफिक कोई टीचर या नोट्स कुछ ऐसा बनाने नहीं की सर, जरूरत है? रीजनिंग के लिए मैंने किरण की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है, मैंने वो 2-4 बार अच्छे से करी थी। उसमें फिर मेरे को ये पता चल गया था कि मेरे कौन से टॉपिक्स जो हैं वो वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग है। जो वीक होते थे उनको मैं यूट्यूब पर सर्च करता था, वहाँ से कोई भी टीचर आ जाए, ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं, कोई भी वीडियो टॉप में आ जाए मैं उसको ही देख लेता था, वहाँ से वो क्लियर हो जाता था टॉपिक। तो ऐसे ही मैंने रीजनिंग के अपने जो छोटे छोटे, जैसे कई बार क्यूब के कुछ कॉन्सेप्ट है फिक्स हैं, कैलेंडर के कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो आपको ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे एक बार। लेकिन उसके लिए आप यूट्यूब पर जाइए, उसके लिए कुछ कोर्स की कोई ज़रूरत है नहीं। आप सिर्फ एक प्रीवियस ईयर बुक और छोटे मोटे टॉपिक जो हैं वो यूट्यूब से क्लियर कर सकते हैं। और मैथ्स में कोई मटेरियल आप सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को, या कोई बुक या कोई मैथ्स के लिए मैं ये कहूँगा कि प्रीवियस ईयर्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर्स तो डेली रेगुलर बेस पर करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा जो मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी, मैंने पवन राव सर से मैं मैथ्स पढ़ा हूँ, और मैंने उनका कंप्लीट कोर्स किया था। और वो कोर्स करने के बाद मेरे को लगा कि मेरे को बिल्कुल मैथ्स में कोई इशू कभी होगा ही नहीं, और वो कभी हुआ भी नहीं। मैंने एक बार कोर्स करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पे फोकस किया, और बहुत सारे मैंने मैथ्स के मॉक्स दिए। स्पेशली 2020 सीजीएल टाइम पर मैंने अराउंड 150 मॉक्स सिर्फ मेंस के दिए हैं। मैंने इतने मॉक्स दे दिए थे कि ऑलमोस्ट सारी साइट जो है मैं वो यूज़ कर चुका था, सभी यूटिलाइज हो गई थी मेरी। तो गाइज आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं आज के टाइम में, सब बेस्ट है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी सर, बिल्कुल वही है, टीचर आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ। आजकल बच्चे यूट्यूब पर हर रोज़ कोई जो ज़्यादा पॉपुलर है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप एक टीचर पर भरोसा रखिए, उससे थोरोली कीजिए, क्योंकि सभी अच्छा ही करा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो उसके नोट्स है, जो उसके पीडीएफ दे रहे हैं, जो होमवर्क दे रहे हैं, उनको बिल्कुल ऑनेस्टली अपना कवर कीजिए और प्रीवियस ईयर पे फोकस करें। उसके बाद जो बाकी काम है वो मॉक्स की प्रैक्टिस से अपने आप हो जाएगा। तो गाइज मैथ्स का कंप्लीट आपको पता चल गया। एक चीज़ जो मैथ्स में और पूछना चाहूँगा, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए सर मैंने
इतना कुछ खास नहीं किया था, लेकिन हाँ मैंने अपनी एक कॉपी ज़रूर बनाई थी जिसमें मेरी बेसिकली मैं उसको फॉर्मूला की कॉपी बोलता हूँ, और वो मेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे मैं कहूँगा कि मेरी कम से कम 30 to 40% जो है मैथ्स इंप्रूव हुई है। उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स जो भी हैं, चैप्टर वाइज फॉर्मूले, इवन टेबल्स भी, मैं कई बार टेबल्स भूल जाता था, जैसे 13 से लेकर 20 के बीच की कोई टेबल हुई एकदम से, तो मैं उसको डेली रिवाइज करता था। स्क्वायर्स हुई, क्यूब्स हुई, इनको मैं डेली बिल्कुल 15 से 20 मिनट देता था। जैसे मैंने आपको बताया जीके का स्टैटिक आधा घंटा मैं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं फॉर्मूले में भी 20 से मिनट या आधा घंटा दे रहा हूँ। तो डेली उससे क्या है, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, कोई टेबल है, आपके माइंड से स्लिप बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने कैलकुलेशन अपनी धीरे धीरे अपने आप स्ट्रॉन्ग होगी थी मेरी। तो गाइज वो कॉपी भी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, और कोई भी अगर आपको ऐसा डाउट आता है मैथ्स में किसी सब्जेक्ट में, तो इंस्टाग्राम पर भी अंकुश हैं, उसको भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से इनसे पूछ सकते हैं बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगता है। और अगर टाइम की बात करें, मैथ्स में कितना टाइम आप डिवोट कर देते थे? मैथ्स में सर स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे तो काफ़ी टाइम डिवोट होता है, बल्कि मैं कहूँगा 50% ऑफ द डे मैथ्स में ही डिवोट होगा। क्योंकि अगर आप क्लासेस ले रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 1.5-2 घंटा आपका क्लासेस में जाएगा। उसके बाद 1.5-2 घंटा आपको कम से कम सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 4 से 5 घंटे मैथ्स में जाते थे। लेकिन एक बार जब आप सिलेबस कर लेते हो, तो उसके बाद मेरे हिसाब से 2 घंटे इनफ हैं। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कीजिए, उसके अलावा जो है वो मॉक्स से प्रैक्टिस करें, मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करें। मैथ्स के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं वो सब मॉक्स में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं घूम फिर कर। जब आप 50-100 मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो लगभग कितने क्वेश्चंस बच्चों को लगाने चाहिए मैथ्स में, अगर डे वाइज देखें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस? वो तो सर अब वही है, हर इंसान की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। अगर वो 2 घंटे में, कई लोग जो 100 क्वेश्चन भी कर लेंगे, कई ऐसे जो 2 घंटे में सिर्फ 50 कर पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन से ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आप 10 क्वेश्चन भी करें तो वो ऐसे कीजिए कि उन 10 में अगर वो कभी भी आपके मॉक में या किसी एग्जाम में आ जाए तो आप वो ना छोड़ें। तो टाइम से ज़्यादा जो है आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से करें। और डेली मैं यही जो मैंने अपनी ट्रिक इसमें लगाई, जीके में लगाई, थ्योरी में, जो मैं 20-20 मिनट आपको बता रहा हूँ कि 4-5 टॉपिक उठाइए, यही मैंने सेम ट्रिक लगाई थी मैथ्स में, जिससे मेरा मैथ्स भी काफ़ी बहुत अच्छा हुआ था। मैं पहले 2019 के टाइम पर कंटिन्यूस पढ़ता था कि स्टार्टिंग से शुरू लेकर एंड तक। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटजी वहाँ पर भी जीके वाली लगाई, और प्रीवियस ईयर्स में मैं डेली के 4 से 5 टॉपिक उठाए हैं। वहाँ पर भी मुझे इंप्रूवमेंट दिखी कि जो है मैं कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भूल नहीं रहा। जैसे कई बार कोई रैंडम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आ गया, नॉर्मली हम नहीं करते, बट अगर आप डेली 5 से 6 टॉपिक्स कर रहे हो तो वहाँ हर हफ्ते 2 से 3 बार आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक होना ही चाहिए। तो इस तरह से करके छोटे छोटे जो टॉपिक्स है वो भी साथ साथ कवर अप होंगे, और बाय चांस एसएससी में कोई बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप मिस नहीं करेंगे इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से। तो गाइज कंप्लीट मैथ का अंकुश ने बता दिया है, और अगर आप ये फॉलो करोगे डेफिनेटली, जैसे सिलेक्शन लेना आप ले लोगे जैसे अंकुश ने बताया, बट एक रैंक लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मैं ये मानता हूँ मोस्टली जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो कोई ना कोई पोस्ट को टारगेट करके करते हैं। तो वो पोस्ट आपको तभी मिल सकती है जब आप कुछ बच्चों से एज रहेगी आपकी, कुछ अलग करोगे। तो मैंने जो अंकुश का देखा है वो काफ़ी यूनिक लगा है मुझे, कि हर सब्जेक्ट को लेके डे वाइज चलना, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, उससे कवर अप होता हुआ चल रहा है, रिवाइज भी होता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करके देखना। अगर आप कहीं स्टक हो रहे हो, आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा स्कोर मॉक टेस्ट वगैरह में शायद जो आप लगाते हो, तो डेफिनेटली स्कोर इम्प्रूव होगा। अब आते हैं हम उस सेक्शन पर जहाँ पर बच्चे उसे बहुत हल्के में लेते हैं, और सबसे ज़्यादा वेटेज आज के टाइम में एसएससी के एग्ज़ाम में, वेदर इट इज़ सीजीएल और इट इज़ सीएचएसएल, वो है इंग्लिश, जिसके 45 क्वेश्चन यानी 135 मार्क्स। वहाँ पर बच्चे अगर 135 में से 120 प्लस लेके आ रहे हैं, तो आप देखो जहाँ सिलेक्शन, अगर हम देखें रैंक बन रही है, जैसे अंकुश का आपका स्कोर था जो, वो कितना था आउट ऑफ 390? मेरा 390 में से जो रो स्कोर था, मतलब आंसर की से पहले, वो तो 328 था, बट हमारे 3 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। उसके बाद जो मेरा रो स्कोर है वो अराउंड 337 या 338 बना है। तो अगर गाइज और जो 300, नॉर्मलाइज स्कोर सर बना है वो फिर मेरा बना है 349। तो गाइज अगर आप 340 नंबर रॉ लेके आते हो, तो उसके लिए आप 120 नंबर सोचो इंग्लिश में अगर आपके आ जाते हैं, तो हाफ गेम आपके हाथ में है। यानी 1/3 ऑलमोस्ट आप इंग्लिश में ले रहे हो, बाकी 2/3 3 सब्जेक्ट पर डिवाइडेड है। तो इंग्लिश के लिए जानते हैं कि क्या आपने ऐसा किया जहाँ से स्कोर बढ़ा, और इंग्लिश में भी आपका स्कोर क्या था वो भी बच्चों को बताएं। सर इंग्लिश में मेरा स्कोर 120 ही था, बल्कि अच्छा। सबसे वीक मेरी इस बार इंग्लिश ही थी। अच्छा। जो मेरे को लगा आंसर की, जब मैंने देखी, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस काफ़ी मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स से थे, और 2-2 3-3 ऑप्शन ठीक लग रहे थे। इसी वजह से हमारी शिफ्ट में 3 इंग्लिश के क्वेश्चन भी ठीक हुए हैं।
जिनको सभी को मार्क्स मिले, क्योंकि काफ़ी उसमें एम्बिगुअस सा था कि हर ऑप्शन ठीक लग रहा है। बट हाँ, इंग्लिश की अब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई, क्योंकि 45 क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 मार्क्स के हैं, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश की है। तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी जो है बहुत अच्छे से आपको बनानी पड़ेगी और बहुत अच्छा फोकस इंग्लिश पर करना पड़ेगा। तो मैंने जो इंग्लिश की स्टार्टिंग करी थी, इंग्लिश के लिए मोस्टली प्रीवियस ईयर्स ही फॉलो किए थे, उसके अलावा इतना ज़्यादा मैंने नहीं किया था। प्रीवियस ईयर में मैंने एमबी की बुक जो है, लेकिन हाँ, मैंने प्रीवियस ईयर बहुत बार किया था। एमबी की बुक मैंने 3 से 4 बार लगाई है, बल्कि हर साल नया एडिशन आता था तो मैं उसको 3-4 बार दोबारा लगा लेता था। और थ्योरी के लिए मैंने क्रिस्टोफर सर की मास्टरपीस बुक आती है, थ्योरी के लिए मैंने उसको प्रेफर किया था। उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, रूल्स वगैरह ग्रामर के काफ़ी अच्छे से पढ़े, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा है कि अगर आप एक बार रूल्स अच्छे से पढ़ लेते हो, आपको बार बार रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप मॉक्स के थ्रू ही अच्छे से जो अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। इंग्लिश में डेली रूल्स पढ़ने की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आप फोकस कीजिए वोकैबलरी पर, क्योंकि वोकैब बहुत अच्छी आ रही है और इस बार भी वोकैब काफ़ी अच्छी रही थी। तो वोकैब के लिए मैंने जो है क्रिस्टोफर सर की BMW बुक आती है, और डेली इसमें मैंने सेम कॉन्सेप्ट लगाया। 15-15 मिनट के मैंने 4 स्लॉट बनाए। 1 घंटा मैंने वोकैब को दिया, जिसमें से 15 मिनट में वर्ड मीनिंग पढ़ रहा हूँ, यानी कि एंटोनिम सिनोनिम्स, 15 मिनट में वन वर्ड्स पढ़ रहा हूँ, 15 मिनट में इडियम फ्रेजेस कर रहा हूँ, और 15 मिनट्स में किसी को भी दे रहा हूँ, जैसे फिक्स प्रेपोजिशन आपकी, फ्रेजल वर्ब्स हैं, या मतलब जो भी स्पेलिंग्स हैं। 15 मिनट्स में उन चीज़ों को देता था, लेकिन 45 मिनट मेरी फिक्स होती थी जो आपकी वोकैब को कंप्लीट करती हैं। तो इस तरह मेरी वोकैब कंप्लीट हुई। और थ्योरी में एक बार मैंने क्रिस्टोफर सर के जो है रूल्स अच्छे से पढ़ लिए थे, तो वहाँ से मेरी थ्योरी पूरी हो गई। एरर्स के लिए सर मैंने जो है मिरर ऑफ एरर्स आती है बुक, उसको रेफ़र किया, उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई और एरर्स मेरे बहुत ज़्यादा सुधरे थे उससे। तो धीरे धीरे जो है इंग्लिश में स्कोर मेरा इंप्रूव होता गया। और बाकी जो है मॉक्स आप दीजिए मेंस में, और जो बहुत सारे मॉक्स लगाने पड़ेंगे, कम से कम आप 100-150 मॉक लगाइए। उसके बाद इंग्लिश में स्कोर जो है बिल्कुल आसानी से 120-110 के अराउंड आएगा, और ये बहुत इजी है, कोई भी अचीव कर सकता है। जब मैंने अचीव किया तो आप भी कर सकते हैं। तो आपका बैकग्राउंड हिंदी था? नहीं सर, मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड था। मैं इंग्लिश मीडियम ही मेरी जो है पूरी स्कूलिंग हुई है, इंजीनियरिंग मेरी सारी इंग्लिश मीडियम से हुई है। लेकिन हाँ, जो कंपटीशन की इंग्लिश है वो अलग चीज़ है, और जो आप डे टू डे यूज़ में करते हो वो अलग चीज़ है। कंपटीशन के लिए आपको वोकेबलरी पढ़नी पड़ेगी, वो तो बल्कि आपको जो है रटनी ही पड़ेगी, उसका कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो रीडिंग के लिए कुछ किया था आपने इंग्लिश में? रीडिंग के लिए सर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा जो है द हिंदू को मैंने रेफ़र किया था। कई बार मैंने सुना था टीचर से, यूट्यूबर से कि वहाँ से पढ़िए, लेकिन मेरे को ज़्यादा फ्रूटफुल वो लगा नहीं। मेरे को ये लगा कि आप अगर अच्छे से वैसे ही इंग्लिश की बुक्स पढ़ रहे हैं और जैसे जीके पढ़ रहे हैं, तो हर जगह इंग्लिश ही है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से, तो हर जगह आप इंग्लिश ही यूज़ करेंगे, तो उस इंसान को जो है ज़्यादा इशू नहीं होगा। हाँ, जो हिंदी मीडियम से, मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा इंग्लिश आर्टिकल्स, कुछ नॉवेल्स कुछ थोड़ा पढ़े, ताकि उसकी रीडिंग स्किल अच्छी हो। क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स में हमने देखा कि जो रीडिंग सेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और मोस्टली मार्क्स वहीं कट रहे हैं। मेरे भी 2020 में सर अराउंड 180 मार्क्स आए थे। जो मेरे 20 मार्क्स कटे थे वो सारे रीडिंग सेक्शन में कटे थे, और इस बार भी सेम हुआ है। मेरे PQRS और जो पैसेज है, सारे मार्क्स मोस्टली वहीं कटे हैं। तो गाइज रीडिंग में जैसा अंकुश ने बताया, क्योंकि मेरा खुद के जो मैंने जब एग्ज़ाम देता था तो रीडिंग में कभी नहीं मार्क्स कटते थे। उसका रीज़न था कि मैं रीडिंग पर फोकस रखता था। डेली नॉवल पढ़ना मेरी हैबिट थी। तो अपनी हैबिट जो है ऐसी डेवलप कर लो जिससे आपको तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े उस चीज़ की। मतलब आप एंटरटेनमेंट के लिए भी नॉवल पढ़ो। हाँ सर, ये बिल्कुल है। अगर आप नॉवल नहीं पढ़ रहे तो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, हिंदी वहाँ मीडियम से करंट अफेयर भी कवरअप होगी। हाँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए खासकर आप करंट अफेयर भी कवरअप कर रहे हो, साथ में हैबिट भी आपकी अच्छी डेवलप हो रही है। डेली न्यूज़पेपर 15 से 20 मिनट दीजिए, तो वो बहुत अच्छी आपके लिए होगा। तो गाइज अब अगर हम टोटल चारों सब्जेक्ट की टाइमिंग की बात करें आपसे, क्योंकि आपने बताया जीके में लगभग आप 2-2.5 घंटे दे रहे थे, मैथ्स में 3-4 घंटे, इंग्लिश में 1-1.5 घंटा, तो लगभग कितने घंटे की सिटिंग हो जाती है? मेरा जो शेड्यूल था वो मेरा 12 आवर्स का था। हाँ, उसमें से 12 में से मैं कोशिश करता कि 10 प्लस मैं निकालूं। मेरा टारगेट ये रहता था कि मैं 10 प्लस निकालूंगा। मेरा जो बेसिक में अगर आपको अपना टाइम इंटरवल्स बताऊं सभी सब्जेक्ट का, वो ऐसा ही था जैसे सर ने बताया कि मेरा लगभग जो है 2 से 2.5 घंटा मेरा जीके के लिए रहता था, 2 से 2.5 घंटा मेरा मैथ्स के लिए रहता था, 1 घंटा मैं कोशिश करता था कि रीजनिंग के लिए निकाल लूँ। वो निकल जाता था तो मैं कर लेता था उसमें। उसके बाद जो इंग्लिश है 2 से 2.5 घंटा वो, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक। मॉक के लिए मैं कम से कम 2 से 3 घंटा सर रखता था।
अगर अब तो जो है काफ़ी चेंज हो गया है। पहले तो हमारे 2 मेंस के मॉक्स होते थे, एक हम देते थे मैथ्स का, उसके बाद इंग्लिश का, तो उसमें बहुत टाइम जाता था। तो अब तो आपके पास टाइम अच्छा खासा बच जाएगा क्योंकि एक ही आपको प्रैक्टिस करना है मॉक। वही सिमिलर आपको सभी एग्जाम्स में काम आएगा, चाहे वो CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे CP हो, क्योंकि सिलेबस भी अब सबका बिल्कुल सेम हो गया है। कोई वो रहा नहीं कि आप मेंस में सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो या इंग्लिश पढ़ रहे हो। अब आपको कंबाइंड और कंटिन्यूस पूरा साल भर एक ही रूटीन फॉलो करना है, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से 10 से 12 घंटे तो सर, अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करने होंगे, तभी आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। मतलब 10 घंटे अगर आप दे रहे हो तो आपको एक डेली का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपको गैप जो ब्रेक्स लेने हैं, वो जैसा मैंने अंकुश इससे पहले वीडियो में बताया था कि ब्रेक्स जो लेने हैं आपको फ्रूटफुल ब्रेक्स लेने हैं, मतलब आपके माइंड पर लोड नहीं होना चाहिए। हाँ सर, वो हर इंसान अपने हिसाब से सेट करता है। कई लोगों को जो है रात में पढ़ने की आदत है, कईयों को दिन में। तो 10 घंटे अगर आप रख रहे हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है, 10 घंटे। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ब्रेक नहीं ले सकते। आपको जो है कंसिस्टेंटली पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं आप 4 दिन पढ़ रहे हो फिर 2 दिन ब्रेक ले रहे हो। वो इसमें CGL में अगर आप वो कर रहे हो तो आपकी रैंक शायद इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी कभी। तो कंसिस्टेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रैंक लाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी, परजर्वेरेंस, ये 2 चीजें रखनी है, प्लस नैप लेने, आपको ब्रेक नहीं लेने। नैप लेने, ब्रेक नहीं लेने। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नैप्स आपको हाँ पढ़ते पढ़ते आप 2 घंटे पढ़ लेते हो तो एक सब्जेक्ट का 15-20 मिनट नैप ले हाँ सकते सर, हो। मैं भी बिल्कुल यही करता था कि 2-2.5 घंटे एक सब्जेक्ट करने के बाद 15 से 20 मिनट लेट जाता था। अगर नींद नहीं आ रही तो वैसे ही आंख बंद करके मैं लेटा रहता था, ताकि आइज़ को भी स्ट्रेस कम हो मेरा और जो है एनर्जी भी वापस आ जाए। फिर मैं दोबारा अपना 2 से 2.5 घंटे का जो है नेक्स्ट इंटरवल के लिए तैयार हो जाता था। और अगर आप वीडियोस भी देखते हो तो कुछ रिलेटेड ही देखते होगे शायद फिर। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैं जैसे अगर यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ तो कुछ ना कुछ यही अपना सीजल से रिलेटेड ही कुछ देख रहा हूँ। कोई कॉन्सेप्ट नया आया है, कुछ नया टाइप की कोई मैथ में ट्रिक आई है, तो मैं बस यही देखता था। इसके अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रूटीन पर फोकस करता था, पूरा डिसिप्लिन के साथ, कि मेरे को ये जो 10 घंटे ये अपने जेन्युइन और ऑनेस्टली कंप्लीट करने हैं। अगर मैं नहीं करता था तो मैं बिल्कुल सोता नहीं था, मैं रात तक लगकर उसको पूरा करता था हमेशा। तो गाइज, आपको अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखनी चाहिए। अपना टारगेट पूरा डे का कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है। और अगर हम बात करें आपसे अब मॉक टेस्ट की, कि उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी डिटेल में, जो अब लेटेस्ट पैटर्न है, लगभग जो 2 घंटे आपको देने होते थे प्रैक्टिस जब करते थे, तो कैसे, किस सब्जेक्ट को टाइम देना है, कैसी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए मॉक को करने की? अभी सर लेटेस्ट में तो पहले क्या होता था सर कि लोग नॉर्मली क्या करते हैं, रीजनिंग से शुरू करते हैं। मैंने अपनी मैथ पर कमांड अच्छी बनाई थी और मैथ अब आ भी काफ़ी ईजी है। तो मैं कहूँगा कि रीजनिंग के रिलेटिव मैथ काफ़ी ईजी आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप मैथ अगर पहले मॉक से स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैथ 20-25 मिनट में हो जाता है, इतना ईजी आ रहा है। लेकिन रीजनिंग में कई बार सीरीज़ बहुत अच्छी आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स आ रही है, तो वहाँ फंस रहे हैं लोग। पहले अगर आप रीजनिंग को अटैम्प्ट करें और 2-4 क्वेश्चन में फंस गए तो आपको मैथ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, और मैथ जो है बहुत ईजी आ रही है। तो मैथ में आप जो मेंस में अब हमारे 30 क्वेश्चन है, उसमें से आराम से अगर आप नॉर्मल एवरेज पढ़ाई भी करिए तो 27-28 सवाल आप आराम से लगा सकते हो। लेकिन आप मैथ पहले रखिए, क्योंकि काफ़ी ईजी आ रही है। और रीजनिंग जो है काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, आपको नहीं पता कि कौन सी सीरीज़ काफ़ी टफ आ गई, और कभी सीरीज़ जो टफ आ जाती है उसको ईगो पर ले जाते हैं सर स्टूडेंट्स काफ़ी, और उसमें 1-2 मिनट कब चलेगी पता ही नहीं चलता। तो ये काम रीजनिंग में हो रहा है। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मैथ्स पहले कीजिए, क्योंकि मैथ्स 20-25 मिनट में आराम से हो जाएगा। उसके बाद जो आराम से जो टाइम बचा वो रीजनिंग पर दे, ताकि कोई सीरीज़ अगर टफ भी है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। आपके पास अगर टाइम अच्छा है तो माइंड भी अच्छे से वर्क करता है सर उस टाइम। तो उसके बाद आप रीजनिंग आराम से कीजिए। उसके बाद जो सेक्शन 2 है हमारा इंग्लिश और जीके में, उसमें मैं पहले जीके उठाता था, क्योंकि जीके में सर फिक्स है, अगर आपको क्वेश्चन या तो आता है या नहीं आता, तो आपको उसको मुश्किल से 5-10 मिनट में आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद तो 50 मिनट बचती हैं इंग्लिश के लिए, और 45 का क्वेश्चन है, वो तो मोर देन सफिशिएंट है सर। तो तुक्के मारते थे आप जीके में या नहीं? सर तुक्के मैं बिल्कुल, मैंने ब्लाइंड इस बार नहीं मारे सर। पहले मैं लगा लेता था, लेकिन क्योंकि इस बार सर नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 हो गई, पहले 1/4 थी। तो इस बार मेरे को लगा कि रिस्क है, क्योंकि एक नंबर पर बहुत रैंक मेरी मेरे को 20 और 21 में मेरे को पता है सर, एक मार्क्स पर कितनी ज़्यादा रैंक पीछे होती है। तो जैसे 2 क्वेश्चन में, अगर एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एक जैसे एलिमिनेट करना, तो लगाते थे? तो हाँ सर, एलिमिनेशन में लगाता था। अगर 2 में मेरा बन रहा है, 50-50 चांस है, तो मैं वहाँ 2 से 3 क्वेश्चन में ले लेता था। लेकिन ये नहीं कि 50-50 में करके आप पूरे 25 के 25 ही लगा दो, ऐसा तो नहीं करा। लेकिन हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, क्योंकि इस बार भी सर हमने देखा है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1-2 नंबर पीछे हो गए बच्चे। उसकी वजह से सर टॉप 100 से सीधा 300-400 रैंक चली गई।
तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अब 1/3 की हो गई है, तो इसमें थोड़ा रिस्क है। तो आपको जो गैस है वो भी एजुकेटेड ही लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने कुछ टॉपिक पढ़ा ही नहीं, आप सीधा ही जाकर वहाँ गैस कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको कुछ ना कुछ तो उसके रिलेशन लगाकर और एजुकेटेड गैस में ही काम चलेगा। तो गाइज अब सारे सब्जेक्ट का आपको पता चल गया है, मॉक टेस्ट का भी पता चल गया है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके नोट्स भी पता चल गए आपको। तो अंकुश ने जितनी थी वो सारा कुछ शेयर कर दिया। अब इनसे हम जानते हैं एग्ज़ाम प्रेशर, क्योंकि मेरे हिसाब से वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, मैंने ऐसे भी देखे, सुबह जाते हैं वोमिट हो रही होती है, मतलब हेल्थ इश्यूज आ रहे होते हैं, एनजाइटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, पेपर में हाथ कांपते हैं, ऐसे बहुत सबके साथ होता है। ये बहुत सीरियस टॉपिक है और मेंटली हेल्थ को कोई एसएससी में ध्यान नहीं देता, जबकि रियल चीज़ यही है। एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है उससे मतलब क्या वो फेस करता है उस दिन। तो आपके साथ ऐसा होता सर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल हुआ है और एग्ज़ाम प्रेशर बहुत होता था। बल्कि मैंने जो 2020 का अपना CHSL और CGL का पेपर है वो मैंने बहुत हाई फीवर में दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम आता था और मेरे को ये पता था कि अब मैं पूरे साल मेहनत करी है और आज उसका जो मैं आउटपुट वहाँ देने जा रहा हूँ, अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो उससे बहुत मेंटल जो है प्रेशर क्रिएट होता था। और मैं तो हमेशा मोस्टली मेरे साथ ये हुआ है 2020-21 के टाइम पर कि एग्ज़ाम के एक हफ्ता पहला मैं बीमार हो जाता था और फीवर बहुत हाई, उसी फीवर में मैं कई बार एग्ज़ाम भी दे के आया हूँ। तो एग्ज़ाम प्रेशर आपको हैंडल करना आना चाहिए। मैं तो कहूँगा आप थोड़ा सा जो है अपना हेल्थ की तरफ भी ध्यान रखें। डेली आधा घंटा या 1 घंटा आप निकालें अपनी थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, थोड़ा वॉक कीजिए, ताकि जो है मेंटल प्रेशर वो थोड़ा मेंटेन रहे और थोड़ा खुश रहकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप इतना ज़्यादा प्रेशर लोगे तो पता चले कि पूरे साल आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है और लास्ट डे कुछ बीमार हो गया, एक्सेस प्रेशर आपने ले लिया, उस वजह से पेपर खराब हो गया। क्योंकि उसी को हम सर ये कहते हैं शायद दिन अच्छा नहीं था, आज मेरे हाथ पैर फूल गए या हाथ पैर कांपने लगे। मेरे भी 2020 में मैंने जो पेपर दिया था उसमें बिल्कुल पैर कांप रहे थे, ये था। लेकिन फिर बाद में माइंड में 1-2 मिनट मैंने बैठकर यही सोचा कि अगर ये खराब हो गया पेपर तो 1 साल का गैप वापस से हो जाएगा और 1 साल दोबारा पढ़ना पड़ेगा सर। और अगले साल वैकेंसी उतनी आए या ना हाँ आए। सर, क्योंकि वैकेंसी बहुत अब्रप्ट हो रही है। कभी एसएससी एकदम से 36,000 दे रहा है, इस बार हम देख रहे हैं कि 7500 ही अभी तक जो है उन्होंने बताई हैं। तो एग्जाम वैकेंसी का भी कुछ नहीं पता। और फिर सर मेन प्रॉब्लम ये भी है कि जिस पोस्ट के लिए जो इंसान तैयारी कर रहा है वो आए या ना आए। जैसे मेरे को डेली एक्सरसाइज में थोड़ा उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव था मेरा, लेकिन इस बार उसमें 1 ही 2 सीट थी सिर्फ, तो मैं सर रिस्क ही नहीं ले सकता था। तो मेरी जो सेकंड फेवरेबल पोस्ट थी वो एमईए ही थी और मैंने अपनी एमईए ही भर के में आया था। तो गाइज आपको प्रेशर हैंडल करना जैसे अंकुश ने बताया, प्लस वैकेंसीज का हमने डिस्कस किया थोड़ी बहुत चीज़ें। अब जानते हैं अंकुश से कि हमारे चैनल के बारे में क्या रिव्यू है, क्योंकि जब ये प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो कुछ चीज़ें देखते होंगे जिससे इन्हें शायद हेल्प भी मिलती होगी। सर बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में तो सर मैं जो है चैनल्स को मैं ज़्यादा फॉलो करता नहीं था, लेकिन जब जैसे जैसे 2021 आया तब पता चला कि जो जैसे स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हैं या कोई भी न्यूज़ है, अपडेट है डिपार्टमेंट से रिलेटेड या एसएससी रिलेटेड कुछ भी है सर, तो मेरे को आपका चैनल पता चला 2021 के टाइम पर। और वहाँ से सर मैंने शायद ही कोई एक भी दिन ऐसी वीडियो जो मैंने नहीं देखी, भले ही वो मेरे रिलेवेंट हो या ना हो, लेकिन मैंने ज़रूर देखी है सर। उसमें हो सकता है कोई ना कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिली हो। जैसे पोस्ट प्रेफरेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है मेरी, क्योंकि सर हमेशा बहुत टाइम टू टाइम आरटीआई लगाकर और जो है स्टेट वाइज वैकेंसी निकाल देते थे, तो उससे बहुत हेल्प होती है कि आपको किस पोस्ट पर जाना चाहिए और किस पोस्ट पर नहीं जाना चाहिए। और सर से मैंने कंसल्ट भी किया था अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर, उससे पता चलता है कि बच्चों का झुकाव किस तरफ है। अगर ज़्यादा बच्चे सर एक पोस्ट भर रहे हैं तो हम उसको अवॉइड करके दूसरी पोस्ट भर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, और जो जितना भी मेरे हिसाब से जो एसएससी कोर है उसमें नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एसएससी का बिल्कुल कोर सर के पास है। और एसएससी कोई भी अपडेट है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ किसी भी रिगार्डिंग हो, तो ये बिल्कुल जेन्युइन चैनल है और 100% आप इस पर रिलाई कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा मेरे को इन्फो यहाँ से मिला है और उससे बहुत हेल्प होती है आपकी प्रिपरेशन में भी। और कल को आपको पोस्ट क्या भरनी है, क्योंकि प्रिपरेशन तो आप कर लोगे, बट आपको करना क्या है, भरना क्या, पोस्ट क्या भरनी है, क्या आपको मिलेगी, क्या वैकेंसीज हैं, तो वो सर की तरफ से मुझे बहुत जेन्युइन जो है उसका रिजल्ट मैंने देखा है और अपनी आंखों से देखा, चाहे वो एनालिसिस हुआ सर का या वो पोस्ट प्रेफरेंस में हुआ। तो बहुत बिल्कुल 100% मैं बहुत मेरे को अच्छा लगा सर के चैनल देखकर, और वहाँ की इन्फॉर्मेशन मैं बिल्कुल जेन्युइनली आपको रिकमेंड करूँगा, आप देखिए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज अंकुश ने ओवरवेल्म कर दिया काफ़ी सारे नहीं सर, ये बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन है जो मैंने देखा है पिछले 1-2 साल में, मैंने बिल्कुल वही बताया, क्योंकि काफ़ी हेल्प मेरी हुई है और कल को कई कैंडिडेट्स की भी हो सकती है। तो गाइज टॉपर्स की हम आपको ऐसी स्ट्रेटजी दिखाते रहेंगे, जैसे अभी अंकुश ने बताया सब्जेक्ट वाइज पूरा मॉक टेस्ट, एग्जाम प्रेशर, सब कुछ इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। फिर भी आपको लगता है कुछ और आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अंकुश का जैसे मैंने बोला आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, स्कैन्ड कॉपी जो भी इनके मैथ्स के हैं, जीके के हैं, और जो इनका स्केड्यूल है डेली लाइफ का, किस टाइम पढ़ते थे कैसे, वो भी एक आपको डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको एमईए में जैसे सिलेक्शन हो गया और बाकी आप और पोस्ट पर भी काम कर रहे हो, तो एमईए में सिलेक्शन होने के बाद मतलब फैमिली और आप सब मतलब सपोर्ट रहा है, और आप जब बाहर जाओगे तो आप थोड़ा इमेजिनेशन भी करते होगे चीज़ों को हाँ सर, लेके? बिल्कुल सर। अभी तो एमईए मिलते ही जैसे डायरेक्ट माइंड में अच्छी अच्छी कंट्रीज आने लग जाती है कि वहाँ पोस्टिंग होगी, वहाँ होगी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फैमिली भी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि एमईए मेरे को लग रहा है कि काफ़ी अच्छा एक डिपार्टमेंट है जो आपको पर्सनल अच्छी ग्रोथ दे सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो, डिफरेंट आप कल्चर सीख रहे हो वर्ल्ड के, और बहुत इमेजिनेशन तो बहुत हाई हो रही है अभी। तो जल्दी मैं ज्वाइन करूँगा और अपनी सारी जो मेरे जितने भी सपने हैं उन सबको सर ज़रूर पूरा करूँगा। तो गाइज अंकुश का सब कुछ आपको जो है धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। अंकुश के जिस जिस कंट्री में जाएंगे, जो भी क्रिएट करेंगे आपके लिए बिल्कुल चीज़ें, सर, मैं बिल्कुल तो डालूंगा सर। वहाँ आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ हम इस चैनल पर आपको जो है अंकुश बोलते हैं थैंक यू सो मच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू गाइज, आपको भी, और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, और सर को भी बहुत थैंक यू मेरे को यहाँ पर अपने चैनल पर बुलाने के लिए। और गाइज अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, और जल्दी आपके सभी के भी सपने पूरे होंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू। तो गाइज आपने फाइनली पूरी वीडियो देख ली, और उसके बाद कमेंट करना कि आपको कैसा लगा अंकुश के साथ जो भी इन्होंने अपनी जर्नी जो है आपके साथ शेयर करी। और मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है अंकुश की, क्यों अंकुश? बिल्कुल सर, बहुत इंटरेस्टिंग रही है, और बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पर आकर और अपनी स्टोरी को सभी नए एक्सपीरियंस जो है उनके सामने रखने में बहुत अच्छा लगा। आप भी हमारे साथ ऐसे ही मिल सकते हो, घूम सकते हो। बहुत ही सुंदर जगह है, मैं तो पहली बार आया हूँ, सर भी अच्छा लगा मेरे को भी, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है।